दिसंबर 1240 में रजिया और अल्तुनिया का अंत हो जाता है। रजिया जब जिंदा होती है तो उस वक्त ही जब उसको कैद कर लिया जाता है ताबर हिंद के किले में, तो उस वक्त ही जो इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र होता है बहराम शाह, उसको दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है। और 1240 में दिसंबर 1240 में रजिया भी मतलब रजिया की मृत्यु हो जाती है। बहराम शाह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और रजिया की मृत्यु के बाद का जो काल है वो संघर्ष का काल रहा है। ठीक है, अमीरों और सुल्तान के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, रजिया की मृत्यु 1240 और नायब के रूप में बलबन की शक्ति के उत्थान के बीच, ठीक है, का काल और अमीर व सुल्तान के बीच सतत संघर्ष का काल था। यद्यपि अमीर इस बात से सहमत थे कि दिल्ली के सिंहासन पर, अमीर जो थे वो ये जानते थे कि दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के ही किसी वंशज को बिठाना है। ठीक है, दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के ही किसी वंशज को ही बैठाया जाए, किंतु वे समस्त शक्ति और अधिकार, जितनी भी शक्ति और अधिकार होंगे वे अपने हाथों में रखना चाहते थे। कहने का मतलब ये, जो अमीर थे वो ये तो बिल्कुल इस बात को एग्री करते थे कि ये हमें दिल्ली के जो सिंहासन पर है वो इल्तुतमिश का ही कोई होना चाहिए वंशज, उसको हमें बिठाना है, लेकिन वो नाम मात्र का होना चाहिए। असली में जो शक्ति होगी ना वो हमारे हाथों में होनी चाहिए, है ना। तो ये दिमाग में आया, समझ में आया। जैसे आपने इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था, इल्तुतमिश की जो पत्नी थी शाह तुर्कान, उसने क्या किया था, रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा था, लेकिन रुकनुद्दीन नाम मात्र का था। असलियत में शासन संचालन कौन कर रहा था, शाह तुर्कान कर रही थी। ठीक है, तो वही ये अमीर भी चाहते थे कि बैठे तो कोई इल्तुतमिश के ही वंशज का, लेकिन हमारे इशारों पे नाचे। समझ में आया। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद शक्ति के लिए जो संघर्ष सुल्तान और तुर्की गुलाम सरदारों के गुट में हुआ, ठीक है, उसमें तुर्की गुलाम सरदारों की जीत हुई। किसकी जीत हुई, तुर्की गुलाम सरदारों की जीत हुई। जिस समय रजिया ताबर हिंद के दुर्ग में बंद थी ना, उस समय ये जो विद्रोही अमीर थे ना, इन लोगों ने क्या किया था, इसका जो तीसरा पुत्र था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने, रजिया ताबर हिंद के दुर्ग में बंद थी और दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, 21 अप्रैल 1240 को लाल महल में उसका राज्याभिषेक भी करवाया गया, मतलब सिंहासन पर बकायदा बैठाया गया बहराम शाह को। और रजिया का पदच्युत होना भी इनकी एक जीत थी, एक बहुत बड़ी जीत थी। ठीक है, क्योंकि रजिया से इन लोगों को वैसे भी बहुत सारी दिक्कतें थी। वास्तव में तुर्की गुलाम सरदारों की विजय थी। रजिया का पदच्युत होना वास्तव में तुर्की गुलाम सरदारों की विजय थी। रजिया की स्वतंत्र रूप से शासन करने की नीति से अमीर अधिकारी यह अनुभव करने लगे थे, वो जो स्वतंत्र रूप से शासन करती थी, तो उससे इन लोग को ये अनुभव होने लगा था कि शासन की वास्तविक शक्ति उन्हीं में से किसी एक के हाथ में रहनी चाहिए। वो इस बात को बिल्कुल महसूस कर चुके थे कि इनके हाथ में पावर किसके हाथ में होना चाहिए, अमीरों के हाथ में होना चाहिए। सुल्तान का शासन पर कोई प्रभावशाली नियंत्रण न रखा जाए। ठीक है, शासन सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए तुर्क अधिकारियों ने क्या किया, नाइब ए मुमलकत का एक नया पद सृजित किया, और यह पद एक संरक्षक के समान था। यह जो पद था नाइब ए मुमलकत, ये एक संरक्षक के समान था। तो अभी आपने क्या देखा कि रजिया की मृत्यु के बाद एक संघर्ष का काल रहा। रजिया 1240 में रजिया जो है जब ताबर हिंद के किले में बंद थी, उस वक्त ही दिल्ली के जो विद्रोही अमीर थे उन्होंने इल्तुतमिश के एक तीसरे पुत्र बहराम शाह को क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया था। रजिया का पदच्युत होना इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, और ये रजिया का जो शासन काल रहा है उससे इनको ये अच्छे से महसूस किया था कि भाई अब जो भी बैठेगा ठीक है, सुल्तान बने, लेकिन असलियत में इनके पास पावर होनी चाहिए। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, देखिए, सर्वप्रथम इसके लिए एतगीन को चुना गया। किसके लिए, नाइब ए मुमलकत,
नाइब ए मुमलकत के लिए किसको चुना गया? एतगीन के लिए सर्वप्रथम। बहराम शाह को इस शर्त पर गद्दी पर बैठाया गया। ये जो बहराम शाह को बैठाया गया था 1240 में, जब रजिया किले में बंद थी, उस वक्त ही इसको सुल्तान घोषित कर दिया गया था। इस शर्त पे बैठाया गया था कि वह शासन का संपूर्ण अधिकार नाइब को सौंप दे। सुल्तान खुद है, लेकिन एक्चुअल में पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? नाइब ए मुमलकत। और वो कौन है? एतगीन है। दिमाग में रखिएगा। देखिए, आपको क्या दिमाग में रखना है कि नाइब ए मुमलकत एक नया पद आया और वो सबसे पहले किसको बनाया गया? एतगीन को बनाया गया। बहराम शाह को इस शर्त पर बैठाया गया गद्दी पर कि वो सारे जो पावर्स होंगे, जो शक्तियां होंगी, वो किसके हाथों में देगा? नाइब के हाथों में देगा। नाइब ए मुमलकत यानी कि एतगीन के हाथों में देगा। ठीक है। तथा एतगीन को अपना नाइब स्वीकार कर ले। उनको ये बोला गया बहराम शाह को कि ठीक है, तुम गद्दी पर बैठो, लेकिन तुमको क्या करना है? अपना एतगीन को अपना नायब स्वीकार करना है और उसी के हाथों में अपना संपूर्ण अधिकार दे देना है। नाम मात्र का बनाया गया उसे। ठीक है। अतः बहराम शाह ने एतगीन को अपना नायब स्वीकार कर लिया। इसने कहा यस ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनको अपना नायब स्वीकार कर लेता हूं और जो पावर्स है, जो हमारे अधिकार हैं, वो सारे इनके हाथों में दे देता हूं। ओके। वजीर का पद मुहाजबुद्दीन के पास ही रहा। ठीक है। इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता के अब 3 दावेदार थे। कौन कौन था? एक तो सुल्तान, बहराम शाह, नायब एतगीन, और वजीर कौन है? मुहाजबुद्दीन। ठीक है। मुहाजबुद्दीन। मुहाजबुद्दीन कौन है? वजीर है। नायब कौन है? एतगीन है। सुल्तान कौन है? बहराम शाह। ये दिमाग में रखना है। ये 3 जो है अब पद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुल्तान का तो नाम मात्र का है, आपको समझ में आ रहा है। मिनहाज के अनुसार, मिनहाज ने क्या कहा है? ये इतिहासकार है, इन्होंने कहा है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह में अनेक सराहनीय गुण थे, किंतु साथ ही वह बड़ा अत्याचारी व रक्तपात करने वाला शासक था। इसने इसकी तारीफ भी की है, साथ में उसको बोला है कि वो स्वभाव से अत्याचारी था। ठीक है। ओके। सुल्तान बनने के 2 माह पश्चात ही उसने यह सिद्ध कर दिया कि तुर्की सरदारों ने उसे पूर्णतः असहाय समझकर भूल की थी। ठीक है। उसने 2 महीने के अंदर ही ये बता दिया, लोगों को ये एहसास दिला दिया कि मुझे असहाय समझ के आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं असहाय नहीं हूं। समझ में आया? ओके। एतगीन कौन है? नायब है ना। एतगीन ने नायब बनने के बाद शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने इल्तुतमिश की तलाकशुदा पुत्री बहराम शाह की बहन जो थी, बहराम शाह की बहन थी। भाई इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश का बेटा था ना बहराम शाह। तो अगर इल्तुतमिश की पुत्री से तलाकशुदा हो वो अलग बात है, इल्तुतमिश की अगर पुत्री से विवाह यानी कि बहराम शाह की बहन, ठीक है, शाह की बहन से विवाह कर लिया तथा अपने दरवाजे पर नौबत व हाथी रखना प्रारंभ कर दिया। नौबत व हाथी रखना प्रारंभ कर दिया। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, उसके बाद क्या हुआ? यद्यपि यह विशेषाधिकार केवल सुल्तान के पास ही थे। ये जो इसने कार्य किया है ना कि अपने दरवाजे पर नौबत और हाथी रखा है, ये विशेषाधिकार किसके पास था? केवल सुल्तान के पास था। ठीक है। चलिए, एतगीन की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं, एतगीन जो है, जो कि नायब है, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी बढ़ती हुई, उससे बहराम शाह इतना असंतुष्ट हो गया कि 2 माह के अंदर ही दफ्तर में उसका वध करा दिया। समझ में आया? अब जब नहीं कुछ हो पा रहा था, वो इतना पावरफुल था, तो इसने सीधा सोचा कि क्यों ना इसकी हत्या करवा दी जाए, और 2 माह के अंदर ही वो कार्यालय में ही था अपने, और वहां पे उसकी हत्या करवा दी, यानी उसका वध करवा दिया गया। एतगीन की मृत्यु के बाद उसने एतगीन की मृत्यु के बाद उसने एतगीन की मृत्यु के बाद उसने नाइब के सभी अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया। तो इसने ठीक ही किया। एक तो इसे इस शर्त पे बनाया गया था सुल्तान की तुम सारे अपने जितने भी पावर है वो नाइब को दोगे। इसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसने मन में बना लिया होगा कि एक बार मुझे सुल्तान बनने तो दो, उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूं। सीधा इसने नाइब को ही खत्म कर दिया और उसके जितने भी पावर्स थे वो वापस अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। तो बहराम शाह ने
चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। ओके, मुजीबुद्दीन बहराम ने बदरुद्दीन शंकर रूमी को अपना अमीर ए हाजिब नियुक्त किया। ये जो बहराम शाह है, इन्होंने बदरुद्दीन शंकर रूमी को अपना अमीर ए हाजिब नियुक्त किया, किंतु कुछ दिन बाद ही उस पर संदेह करने लगा। कुछ दिन बाद इसे उस पर भी संदेह होने लगा। ठीक है, बदरुद्दीन यह सुनकर सुल्तान से आशंकित रहने लगा और शहर के कुछ धर्माधिकारियों के साथ मिलकर वह बहराम शाह को हटाने का षड्यंत्र किया। ठीक है, इसने उस पर आशंका प्रकट की कि उसको इस पे भी शक होने लगा बहराम शाह को। अब ये क्या किया, जो धर्माधिकारी थे उनके साथ मिला और एक षड्यंत्र करने लगा कि किस तरीके से बहराम शाह को इस पद से यानी सुल्तान के पद से हटाया जाए। ठीक है, परंतु वजीर मुहजबुद्दीन ने इसकी सूचना सुल्तान को दे दी। अच्छा, ये सुल्तान का सगा बनने लगा। कौन? वजीर। मैंने बोला था 3 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, वजीर, सुल्तान और नायब। नायब को तो इसने खत्म कर दिया है ना, कौन था? एतगिन था। ठीक है, अब देखिए सुल्तान ने शीघ्रता से कार्रवाई कर षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया। जाके वजीर ने ये बात बताई किसको? बहराम शाह को। और बहराम शाह ने इस पे तुरंत ही एक्शन लिया और उसने सीधा क्या किया, षड्यंत्र जो लोग कर रहे थे उनको पकड़ा, परंतु उन्हें कठोर दंड नहीं दिया। यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनकी हत्या करवा दे या उनको, मतलब ठीक रहा उनके साथ, क्योंकि वह अपनी दुर्बलता से अवगत था। वो जानता था कि मैं कहीं ना कहीं दुर्बल हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा। ठीक है, उसने या तो विद्रोहियों का स्थानांतरण कर दिया या उन्हें पदच्युत कर दिया, या तो उनका ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है, ठीक है, और या फिर उसके बाद उसने क्या किया, उनको उनके पद से हटा दिया। ओके, बदरुद्दीन को अमीर हाजिब के पद से हटाकर बदायूं का इक्तदार बनाकर भेज दिया गया। जो बदरुद्दीन था, जो अमीर हाजिब है ना, अभी आपने क्या देखा था, बदरुद्दीन शंकर रूमी को उसने अमीर हाजिब बनाया था। अब इसको इसने क्या किया, बदायूं का इक्तदार बनाकर वापस बदायूं भेज दिया। और काजी जलालुद्दीन काशनी को काजी के पद से हटा दिया गया। काजी के पद से किसको हटाया गया? काजी के पद से किसको हटाया गया? देखिए, काशनी को। ठीक है, 4 माह के अंदर बदरुद्दीन रूमी पुनः दिल्ली आया। 4 महीने बाद बदरुद्दीन रूमी दोबारा से आ गया। बदरुद्दीन रूमी कहाँ गया था? उसको भेज दिया गया था बदायूं। ठीक है, वापस आता है, किंतु उसे कैद कर कारागार में डाल दिया गया। बाद में सैयद ताजुद्दीन अली मुजबी व बदरुद्दीन रूमी की हत्या कर दी गई। इन दोनों ही हत्या से अमीर भयभीत हो गए। ये जो दोनों हत्याएं हुई ना, इससे जो अमीर सरदार वगैरह थे वो जो है क्या हुए, डर गए। ठीक है, भयभीत हो गए और अपनी सुरक्षा के लिए सावधान हो गए। वजीर मुहज्जुद्दीन ने सुल्तान बहराम शाह को सिंहासन से हटाने का निश्चय कर लिया। उसने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा इसको हटाने के लिए। ठीक है, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात, मंगोल आक्रमण। बहराम शाह के काल में ही 1241 में मंगोलों का आक्रमण होता है और उनका निशाना होता है क्या? मुल्तान। ठीक है, निशाना क्या है? मुल्तान। तो देखिए, बहराम शाह के शासनकाल में 1241 में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, उनका प्रथम निशाना मुल्तान था, किंतु मुल्तान पर प्रांताध्यक्ष कौन था? कबीर खां अयाज था। और कबीर खां अयाज के विरोध के कारण यहाँ पे जो मंगोल थे वो सफल नहीं हो सके। फिर मंगोलों ने क्या किया? लाहौर की ओर प्रस्थान किया, यानी लाहौर की ओर बढ़े। तो मुल्तान पर बिना अधिकार किए मंगोल लाहौर की ओर बढ़े और दिसंबर 1241 में उस पर कब्जा भी कर लिया। सुल्तान ने वजीर मुहज्जुद्दीन को अन्य अमीरों के साथ मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया। सुल्तान के विरुद्ध अब मुहज्जुद्दीन को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी, इसी अवसर का उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने तुर्क अमीरों को सुल्तान के विरुद्ध भड़काने के लिए एक चाल चली।
उसने तो सोचा था कि इसको हटाऊंगा। इस संबंध में सुल्तान को पत्र लिखकर इस आशय का फरमान प्राप्त कर लिया कि जिसमें सुल्तान ने उन तुर्क अमीरों की हत्या करने को कहा था, ठीक है, जो स्वाभाविक नहीं, जो स्वामी भक्त नहीं थे, ठीक है, जिसमें सुल्तान ने उन तुर्क अमीरों की हत्या करने को कहा है जो उसके स्वामी भक्त नहीं थे, ठीक है। मुहज्जबुद्दीन अपनी चाल में सफल हो गया और ये जो उसने चाल चली उसमें वह सफल भी रहा। तुर्की सरदारों ने विद्रोह कर दिया तथा सुल्तान को सिंहासन से हटाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। सुल्तान ये जो ये थे, क्या नाम है, विद्रोह कर दिया तुर्की सरदारों ने, और ना केवल विद्रोह किया, अब ये दिल्ली की ओर बढ़े, किस लिए, बहराम शाह को उसकी कुर्सी से हटाने के लिए। बहराम शाह के कुछ वफादार गुलामों और दिल्ली के नागरिकों ने विद्रोही सेना का मुकाबला किया। कुछ उसके ऐसे वफादार भी थे जो उसका साथ दे रहे थे, ठीक है, और परंतु पराजित हुए। साथ तो दिया लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो सके। बहराम शाह को बंदी बना लिया गया तथा मई 1242 में उसका वध कर दिया गया। बंदी बनाने के बाद 1242 में उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और बहराम शाह के बंदी बनाने के बाद तुर्क सरदार किसलू खां दिल्ली में सबसे पहले प्रवेश किया। अब देखिए, बहराम शाह के बंदी बनाने के बाद तुर्क सरदार किसलू खां दिल्ली में सबसे पहले प्रवेश किया और महल पर अधिकार कर लिया। उसने अपने आप को सुल्तान बनाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन किसलू खां ने प्रयत्न तो किया लेकिन तुर्की सरदार इसके लिए तैयार नहीं थे। वो जरूर एंट्री किया, वहां पे विद्रोह किया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सुल्तान बनने की जो उसका सपना था वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। देखिए, अंत में फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया गया। जो फिरोज शाह का पुत्र था, ठीक है, उसको अब सुल्तान बनाया गया। तो बहराम शाह का वध कर दिया गया और अब आएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह, ये सुल्तान बनाए जाएंगे। अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बनेंगे। अब चलिए आ जाइए, अलाउद्दीन मसूद शाह को अब पढ़ते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बन गए। अब अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, अभी आपने देखा ही है ना, इल्तुतमिश का पौत्र था, और साथ ही ये इल्तुतमिश का पौत्र था। वह 4 वर्ष तक शासन किया। उसे भी इसी शर्त पर सुल्तान बनाया गया था जो बहराम शाह के साथ हुआ था कि हमारे इशारों पे तुम्हें नाचना है। ध्यान से सुनो, इसी शर्त पर सुल्तान बनाया गया कि वह स्वयं राज्य की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, नाम मात्र का है, बल्कि इसका उपयोग अपने नाइब के द्वारा करेगा। पहला नाइब कौन था, दिमाग में रखिए, एतगीन। कौन था, एतगीन था ना। एतगीन की हत्या उसने बहराम ने करवा दी थी, ठीक है। नाइब के द्वारा करेगा और इस कारण नाइब का पद पुनः स्थापित हुआ मसूद शाह के काल में, तथा इस पद पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नियुक्त किया गया। अब कौन आते हैं, एतगिन के बाद कौन आया, कुतुबुद्दीन हसन आते हैं, जो गौर से भाग कर आया था। गौर से, है ना, मोहम्मद गौरी जहां का था, गौर से आया था ये भागकर, और एक शरणार्थी था, ठीक है। परंतु यह तुर्क सरदारों के दल का नहीं था, ये तुर्की नहीं था, इसीलिए नाइब के पद का विशेष महत्व नहीं रहा। इसका विशेष महत्व तब रहता जब ये तुर्की होता। इसके अतिरिक्त अन्य पदों पर तुर्की सरदारों का बहुमत था। काजी इमामुद्दीन बराकुश को अमीर हाजिब का पद दिया गया और किसलू खां को नागौर, मंदौर और राजपुताना में अजमेर के विस्तृत क्षेत्र का अधिकारी बनाया गया। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला कि काजी इमामुद्दीन बराकुश को अमीर हाजिब का पद दिया गया, किसलू खां को नागौर, मंदौर और राजपुताना में अजमेर के विस्तृत क्षेत्र का अधिकारी बनाया गया। इमामुद्दीन मोहम्मद को मुख्य काजी बनाया गया। मुख्य काजी कौन है, इमामुद्दीन, क्योंकि मिनहाजुद्दीन सिराज ने इस पद को छोड़ दिया था। किसने छोड़ा था, मिनहाजुद्दीन सिराज ने इस पद को छोड़ दिया था। इस पद को छोड़ दिया था। शासन की वास्तविक सत्ता वजीर मुहाजुबुद्दीन के हाथों में थी। तो वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी, मुहाजुबुद्दीन के हाथों में थी, जो एक ताजिक यानी गैर तुर्क था, ठीक है। चलिए, अलाउद्दीन मसूद शाह कौन है, ये इल्तुतमिश का पौत्र है, ठीक है, और फिरोज शाह का बेटा। आगे बढ़ते हैं।
अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए उसने तुर्की सरदारों को उनके पदों से हटाने का प्रयत्न किया, ठीक है, और सफल नहीं हुआ। प्रयत्न तो किया लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका और उसकी हत्या कर दी गई। उसके स्थान पर अब आएंगे नजमुद्दीन अबू बकर को वजीर बनाया गया। बलबन जिसे दिल्ली विजय यानी बहराम शाह के पदच्युत होने के बाद आया था, तो दिल्ली विजय के पश्चात हांसी का इक्ता बनाया गया, हांसी का इक्ता बनाया गया, इक्तादार बनाया गया। अब अमीर ए हाजिब का पद दिया गया इसको। कौन सा? अमीर ए हाजिब का पद दिया गया। इस पद पर उसे मलिक कराकुश के स्थान पर नियुक्त किया गया था। मलिक कराकुश के स्थान पर आया था। मलिक कराकुश को अब बयाना का राज्यपाल बनाया गया। बयाना का राज्यपाल कराकुश को बना दिया गया और कराकुश की जगह कौन आया? ये बलबन। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बलबन का राजनीतिक प्रभुत्व आरंभ हुआ था। तो किसके, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बलबन का जो राजनीतिक प्रभुत्व है कब स्टार्ट हुआ था, किसके काल में? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के ही शासनकाल में शुरू हुआ था। अमीर ए हाजिब के पद पर उसकी नियुक्ति के बाद पूरे घटनाक्रम का रुख बदल गया। बलबन 40 तुर्क सरदारों के दल में निम्न स्थान पर था। जो 40 था ना, जो तुर्काने चहलगानी था, उसमें भी इसका पद था लेकिन निम्न था, है ना। चलिए, परंतु अपनी योग्यता के कारण, पद तो भले ही उसका छोटा था लेकिन इतना योग्य था, उस कारण उसके शासन में उच्च स्थान, आगे चलकर इसे एक अच्छा स्थान मिला था। धीरे धीरे उसने महत्वपूर्ण सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया और सत्ता पर पूर्ण अधिकार कर लिया। बुद्धिमान था और अपनी स्थिति को भी उसने सुदृढ़ किया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने सैनिक अमीरों को, किसने? बलबन ने सैनिक अमीरों को मंगोलों एवं राजपूतों के विरुद्ध लगाया, क्योंकि बलबन का मानना था कि सैनिक कार्यों के अभाव के कारण ही पिछली सत्ता में इतनी उथल पुथल हुई है। ये इस बात से बिल्कुल परिचित हो चुका था, तो इसीलिए उसने सैनिक अमीरों को मंगोलों और राजपूतों के विरुद्ध लगा दिया, ठीक है। क्योंकि बलबन बखूबी जानता था कि सैनिक कार्यों के अभाव के कारण ही पिछले जितने भी लोग शासन करते आए हैं उसमें इतनी उनके शासन मतलब जो संचालन में जो उथल पुथल हुई है वो इसी कारण से हुई है। दरबारी राजनीति व षड्यंत्रों के पीछे भी उसने इसी कारण, मतलब यही कारण माना कि जो ये षड्यंत्र चल रहे हैं दरबार में, ये भी कारण है एक, ठीक है। बलबन की इस नीति से शासन में अपेक्षाकृत शांति का वातावरण रहा। ये जो इसने नीति अपनाई, इससे शांति का एक वातावरण बना, ठीक है। अतः सुल्तान मसूद शाह का शासनकाल तुलनात्मक दृष्टि से अधिक शांतिपूर्ण रहा, और जो है उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो इसका शासनकाल शांतिपूर्ण था। यद्यपि अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में बंगाल के सूबेदार तुगन खा दिल्ली की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। मुल्तान व उच्च भी स्वतंत्र हो गए, मुल्तान और उच्च भी स्वतंत्र हो गए। 1245 में सैफुद्दीन हसन कालुंग ने मुल्तान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। 1245 में सैफुद्दीन ने क्या किया? मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। मंगोल भी उत्तर पश्चिमी पर चढ़ाई किए, किंतु दिल्ली में भी भेजी गई सेना ने उनका प्रयास विफल कर दिया, ठीक है। उत्तर पश्चिम पर भी चढ़ाई की, लेकिन दिल्ली से जो सेनाएं गई थी उन्होंने इस मतलब पंजाब पे उनकी चढ़ाई जो हुई थी उसको कामयाब नहीं होने दिया। बलबन अपने साथ के सभी तुर्क अधिकारियों की ईर्ष्या के प्रति सावधान था बलबन, और उसने अलाउद्दीन मसूद शाह को पदच्युत करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। अलाउद्दीन मसूद शाह को वो पद से हटाने के लिए एक षड्यंत्र करता है, और इस षड्यंत्र में बलबन, नसीरुद्दीन और उसकी माता सम्मिलित थीं सुल्तान को हटाने के लिए। बलबन ने बिना किसी शर्त के सभी महत्वपूर्ण तुर्क अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया। उसने षड्यंत्र किया और जो भी तुर्क अधिकारी थे उनको अपनी ओर खींच लिया। 10 जून 1246 ईस्वी को 4 वर्ष 1 माह के शासन
के बाद मसूद शाह को गद्दी से उतार दिया गया और उसकी जगह आपको पता है आएंगे नसीरुद्दीन महमूद शासक बनेंगे। इनकी भी कितने दिन रहेंगे, अपनी पुत्री से शादी करवा देता है और बोलता है कि अपना ये छत्र मुझे, मतलब जो ताज होता है वो पहनने के लिए दे, और इस तरीके से इनके साथ भी धोखा ही करता है ना। और फिर उसके बाद बलबन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब 10 जून 1246 को एक नए सुल्तान आ गए हैं, नाम क्या है उनका, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन। चलिए नसीरुद्दीन को हम लोग पढ़ते हैं। नसीरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करें, नसीरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, 1236 से 1246 ईस्वी के बीच शमशी राजवंश के 4 राजकुमार सिंहासन पर बैठाए गए और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। नसीरुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र तथा शमशी वंश का 5वां और अंतिम शासक था, क्योंकि उसके बाद बलबनी वंश आ जाएगा, ठीक है। शासक बनने से पहले वह बहराइच का हाकिम था। कहाँ का, बहराइच का हाकिम था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि नसीरुद्दीन महमूद कहाँ का हाकिम था, या फिर जब ये सुल्तान बना तो उससे पहले क्या करता था, ठीक है। तो ये हाकिम था, कहाँ का, बहराइच का। इस दौरान वह इतनी कुशलता का परिचय दे चुका था, 27 मई 1246 ईस्वी हरे राजमहल कैसरे संज में सिंहासन रूढ़ हुआ और 2 दिन बाद वह कैसरे फिरोज नामक शाही महल में दरबार किया तथा जनता से उसके प्रति निष्ठा प्रकट की। और सुल्तान नसीरुद्दीन संत स्वभाव का शासक था, इस स्वभाव से संत था। राजनीतिक और प्रशासकीय कार्यों में उसकी रुचि बहुत कम थी और इसका अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में वह नमाज पढ़ने में व्यतीत होता था। वह कुरान की नकल करता था और उसी को बेचकर अपना परिवार का भरण पोषण करता था। तो ऐसा बोला जाता है कि कुरान की प्रति कौन बेचता था, तो याद रखना, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आपको ये याद रखना है। पहले ये क्या था, बहराइच अभी वर्तमान में कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है ना। तो बहराइच का हाकिम था, ये कुरान की प्रति बेचकर ही अपना खर्चा चलाता था। इसके बारे में इतना बस जानिए, ठीक है। 46 से 65 ये रहता है, उसके बाद आपको पता है बलबन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे नसीरुद्दीन महमूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक देखिए, चलिए, उसे हस्तलिपि का शौक था। हम नसीरुद्दीन की बात करते हैं, वह अपने समय का श्रेष्ठ सुलेखक था। इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज के अनुसार नसीरुद्दीन दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। देखिए ये जो इतने इंपॉर्टेंट है ये मिन्हाजुद्दीन, इन्होंने जो कहा है ये जानना है आपको, ठीक है। प्रश्न बनता है यहाँ से, तो देखिए किसके अनुसार पूछ सकता है ना। तो देखिए मिन्हाजुद्दीन सिराज के अनुसार नसीरुद्दीन दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। उसने अपनी रचना तबकाते नासिरी, किसकी है, मिन्हाजुद्दीन की है, तबकाते नासिरी उसे ही समर्पित की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है इनकी तबकाते नासिरी। नसीरुद्दीन महमूद के काल में मिन्हाजुद्दीन सिराज मुख्य काजी के पद पर था। इंपॉर्टेंट, नसीरुद्दीन महमूद के काल में मिन्हाजुद्दीन सिराज मुख्य काजी के पद पर था। नसीरुद्दीन महमूद नाम मात्र का शासक था और आप जानते हो, अभी देखा आपने कि वो प्रतियां बेच के कुरान की और उससे ही अपना खर्चा चलाता था। सत्ता प्राप्त करने के बाद उसे यह अनुभव किया कि इससे पहले वह सुल्तानों की पूर्व जिन सुल्तानों की हत्या हुई थी उन्होंने तुर्की सरदारों की शक्ति का विरोध किया था। उसको ये बात पता थी। उसके समय में तुर्क सरदार शक्तिशाली थे जिसका नेता बलबन था, बलबन उसका नेता था, ठीक है। अतः उसने अपने शासन की बागडोर बलबन के हाथों में हंसी दे दी, ठीक है। बहुत ही खुशी से उसने उनके हाथों में दे दिया, सौंप दिया, जिससे तुर्की अमीरों के वैमनस्यता का सामना उसे नहीं करना पड़ा। वो अच्छे से जानता था कि अगर मैं इनसे हाथापाई करूंगा तो ठीक नहीं है, और खुद भी वो बहुत शांत स्वभाव का था, ठीक है। और पहले ही आपने देखा संत स्वभाव का था, तो संत लड़ाई झगड़ा कहाँ करेंगे, है ना। चलिए
फलतः राजशक्ति के लिए जो संघर्ष सुल्तान और तुर्की सरदारों के मध्य चल रहा था वह समाप्त हो गया। अब ये इसने जब कोई इंटरफेरेंस ही नहीं किया तो फिर बात वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, नसीरुद्दीन की स्थिति का वर्णन करते हुए इतिहासकार इसामी ने भी लिखा है कि वह बिना उसकी, यानी कि तुर्की अधिकारियों, ठीक है, नसीरुद्दीन बिना उसकी पूर्व आज्ञा के अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करता था। मतलब तुर्की सरदारों से वह सलाह मशवरा करता था। ठीक है, वह बिना उनकी आज्ञा के हाथ पैर नहीं हिलाता था। वह बिना उनकी जानकारी के ना पानी पीता था और ना ही सोता था। इतना ज्यादा उन पे आश्रित हो गया था, इतना मतलब अंदर से डरा हुआ था। ठीक है, के.एन. निजामी ने लिखा है कि वह आत्मसमर्पण पूर्ण था। ठीक है, वह आत्मसमर्पण पूर्ण था। नसीरुद्दीन के शासनकाल में कुछ समय को छोड़कर शासन सत्ता पूर्ण रूप तथा उसके नायब कौन है, बलबन, उन्हीं के हाथों में रही। समझ में आया, बलबन ही सब कुछ देख रहा था। और इनके बारे में जो इतिहासकारों ने बोला है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिन्हाजुद्दीन सिराज मुख्य काजी के पद पर था और तबकाते नासिरी किसको समर्पित है ये भी आपको जानना है। इसामी ने क्या लिखा है, वह बिना उनकी, मतलब कि एक तरीके से ये उनसे बिना पूछे कुछ नहीं करता था तुर्की सरदारों से। ठीक है, खाना पीना सोना सब कुछ परमिशन लेता था तभी करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन का उत्कर्ष अब देखते हैं। सत्ता प्राप्त करने के बाद नसीरुद्दीन ने अपनी सारी शक्ति चालीसा दल के नेता बलबन के हाथों में दे दी। अभी आपने देखा, ठीक है। और आरंभ में बलबन अमीरे हाजिब था। सुल्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने और अपनी स्थिति को अधिक सुदृढ़ करने के लिए 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह उसने नसीरुद्दीन से करवा दिया। इसने दिमाग लगाया और विवाह किससे करवाया, नसीरुद्दीन से किया अपनी पुत्री का। इस समय उसे नाइबे मामलिकात का पद देकर कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार सौंप दिए गए। अब ये कानूनी रूप से इसको शासन का संपूर्ण अधिकार दे दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट पद इसे दे दिया गया, नाइबे मामलिकात। ठीक है, और उसे उलुग खां की उपाधि दी गई। इंपॉर्टेंट, उलुग खां की उपाधि कई बार पूछा है प्रश्न। ठीक है, पदवी से विभूषित किया गया। शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए बलबन के सभी संबंधियों को उच्च पदों पर उच्च पद दिए गए। अब क्योंकि उसने अपनी बेटी से विवाह करवा दिया तो नसीरुद्दीन ने क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंट पद थे वो इसके सगे संबंधियों को ही दे दिए थे। ठीक है, बलबन, अब देखिए, बलबन का छोटा भाई किसलू खां को अमीरे हाजिब बनाया गया। बलबन का एक संबंधी शेर खां को लाहौर और बठिंडा का सूबेदार बनाया गया। अबू बकर वजीर के पद पर बना और वह बलबन के गुट का सदस्य भी था। बलबन की सुल्तान से निकटता तथा उसके बढ़ते हुए प्रभाव से अन्य तुर्की सरदार ईर्ष्या करने लगे। अन्य जो सरदार थे उनको क्या था, जलन होने लगी और बलबन का मुख्य प्रतिद्वंदी बिहार का सूबेदार कुतलुग खां बन गया। मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था, बिहार का सूबेदार कुतलुग खां, जो चिहलगानी गुलामों में वरिष्ठ था, बड़ा था। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, ये बलबन का उत्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाए, इजुद्दीन बलबन किसलू खां, जो बलबने बुजुर्ग और बलबने जर सफेद बालों वाला भी कहलाता था। तो इजुद्दीन बलबन किसलू खां कुतलुग खां का मुख्य समर्थक था। इसके अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों का एक दल बन गया जो बलबन के प्रमुख विरोधी थे। उन्होंने एक दल बनाया और बलबन के प्रमुख विरोधी थे। इसका नेता इमामुद्दीन रेहान था। जो बलबन के विरोधी का एक गुट बना हुआ था उसका नेता कौन था, इमामुद्दीन रेहान था। रेहान तथा अन्य अमीरों ने बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा तथा सुल्तान को अपने पक्ष में कर लिया और सुल्तान ने बलबन को उसके पद से हटा दिया। सुल्तान कौन है, नसीरुद्दीन है। ठीक है, उसे हांसी जाने की आज्ञा दी और बाद में उसे नागौर भेज दिया गया। बलबन ने दोनों अवसरों पर सुल्तान की आज्ञा का पालन बुद्धिमत्तापूर्ण किया। उसने मना नहीं किया। उसने जब इसको आज्ञा दी कि तुम्हें जाना है तो इसने बोला ठीक है मैं जाऊंगा। उसके बाद देखिए, इमामुद्दीन रेहान
वकीलदार बना और संपूर्ण शासन पर उसका अधिकार हो गया। वह 1252 से लेकर 1253 ईस्वी के बीच सल्तनत का नायब रहा। सल्तनत का नायब कौन रहा? इमामुद्दीन रेहान। अन्य पदों पर बलबन के संबंधियों को हटा दिया गया। देखिए शादी के बाद तो बलबन के जितने सगे संबंधी थे बहुत उच्च पदों पे थे, उन सबको हटा दिया गया, ठीक है, और उनके स्थान पर नए लोगों को नियुक्त किया गया। वजीर का पद अबू बकर के स्थान पर जुनैदी को दे दिया गया। अबू बकर को हटाया गया और कौन आ गया? जुनैदी आ गया। शेर खां के स्थान पर कौन आ गया? अरसला खां आ गया। और भटिंडा और मुल्तान का सूबेदार बनाया गया इसे। मिनहाजुद्दीन सिराज जो मुख्य काजी के पद पर था उसे हटाकर उसके स्थान पर अब शमसुद्दीन को मुख्य काजी बना दिया गया। शमसुद्दीन को मुख्य काजी बनाया गया, ठीक है। चलिए, अच्छा, बलबन के समय में दिल्ली का कोतवाल कौन रहता है? फखरुद्दीन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु रेहान बहुत दिनों तक अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर सका। रेहान जो था वो बहुत दिन तक अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर सका। तुर्की सरदार एक भारतीय मुसलमान की सत्ता को सहन नहीं कर सके। वो तो वैसे ही चिढ़ते थे, पुनः बलबन के पक्ष में हो गए और 1254 ईस्वी में बलबन ने अपनी सेना और समर्थकों को तबर हिंद में एकत्र कर दिल्ली की ओर कूच किया। तबर हिंद वही जहां रजिया को कैद किया गया था, अब बहराम शाह को बैठाया गया था, है ना। कैद कर लिया। सुल्तान दिल्ली से सूनम की ओर कूच किया और परंतु सभी तुर्की सरदार ने बलबन के पक्ष में हो गए और मुल्तान युद्ध के लिए तत्पर नहीं हुआ। सुल्तान युद्ध के लिए तत्पर नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ? सुल्तान और विद्रोही मलिक इस बात के लिए सहमत हो गए कि रेहान को हटाकर बलबन को पुनः नायब पद दे देना चाहिए, ठीक है। युद्ध नहीं हुआ, इसमें इस बात पे सहमति हो गई कि बलबन को पुनः नायब पद दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार बलबन को पुनः नायब का पद मिल गया। रेहान को पहले बदायूं तथा बाद में बहराइच भेजा गया और जब उसकी मृत्यु हो गई, मतलब वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। चलिए, रेहान को धर्मच्युत यानी धर्म परिवर्तित मुसलमान, शांति व अपहरण करता व षड्यंत्रकारी कहा गया है। नायब का पद पुनः प्राप्त करने के बाद बलबन की शक्ति में और वृद्धि हो गई। इसी समय बलबन सुल्तान नसीरुद्दीन से छत्र, मैंने बोला ना, उससे बोलता है आप अपना छत्र मुझे दे दीजिए पहनने के लिए, और ये स्वभाव से भी ऐसे ही होता है। नसीरुद्दीन वो उसे यूज करने के लिए दे देता है, ठीक है, सुल्तान के पद का जो प्रतीक होता है। तो नसीरुद्दीन से छत्र प्रयोग करने की अनुमति मांग, जिसे सुल्तान ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद इनका टाइम खत्म नसीरुद्दीन का और बलबन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायब के रूप में बलबन का कार्य क्या रहा? नायब के रूप में देखिए, पुनः नायब का पद प्राप्त कर लिया अभी इसने, है ना। बाद में बलबन का प्रमुख कार्य अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना था। इसके लिए उसने 3 सूत्रीय नीति अपनाई। आपको ये 3 दिमाग में रखना है। विरोधी तुर्क अमीरों का दमन, मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना और हिंदू राजाओं की शक्ति को रोकना, ये इसने 3 कार्य, ठीक है। विरोधी अमीरों का दमन, बलबन के 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। कौन कौन थे? इमामुद्दीन, रेहान, कुतलुक खां और किसलुक खां, ठीक है। बलबन के पुनः नायब बनने के बाद रेहान को पहले बदायूं तथा बाद में बहराइच भेजा गया, जहां कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई, अभी देखा आपने। 1255 ईस्वी में कुतलुक खां और किसलुक खां ने दिल्ली में विद्रोह किया। 1255 में कुतलुक खां, जिसने नसीरुद्दीन महमूद की माता मलिके जहां से विवाह कर लिया था, उसे अवध की एकता प्राप्त थी, अवध का इक्तदार था, ठीक है, जहां वह स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करता था, ठीक है। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है: विरोधी तुर्क अमीरों का दमन, मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करना और हिंदू राजाओं की शक्ति को रोकना। ये नायब के रूप में बलबन का जो कार्य था वो इसने किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वहां से वह लखनौती स्थानांतरित हुआ, लखनौती बंगाल, है ना, जहां उसकी मृत्यु हो गई। किसलुक खां
को रेहान ने मुल्तान तथा उच्च का शासक बनाया था। वह भी बलबन से ईर्ष्या रखता था, बलबन से उसे भी चिढ़न थी। जब बलबन ने शक्ति ग्रहण की तो किस्लू खान ने विद्रोह कर दिया था। किस्लू खान ने, जैसे इसके पास शक्ति है वो किस्लू खान ने कर दिया विद्रोह, और खुरासान के हलाकू खां का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 1259 ईस्वी में किस्लू खां की मृत्यु हो गई और इस प्रकार बलबन के सभी जो विरोधी थे उनका हो गया अंत। किस्लू खां भी खत्म। ठीक है, चलिए, मंगोल आक्रमण से रक्षा। कहां की रक्षा? भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ की रक्षा करना। उत्तर पश्चिम में मंगोल आक्रमण तथा विद्रोही सरदारों के विद्रोह ने दिल्ली सल्तनत की स्थिति दुर्बल बना दिया था। उत्तर पश्चिम में मंगोल आक्रमण और जो विद्रोही सरदार थे उनका जो विद्रोह होता था बार बार होने से हुआ क्या कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी वो एकदम ही दुर्बल हो चुकी थी और मुल्तान और सिंध पर दिल्ली का अधिकार अस्थिर रहा। ठीक है, वो स्थिर नहीं था, अस्थिर था। ओके, 1249 ईस्वी में बनिहान के शासक सैफुद्दीन कालुंग ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही हुआ क्या कि उसे मुल्तान छोड़ना पड़ा। 1249 ईस्वी में बनिहान के शासक सैफुद्दीन ने क्या किया? मुल्तान पर अधिकार किया, लेकिन शीघ्र ही उसे मुल्तान को छोड़ना पड़ा। किस्लू खां ने मंगोल नेता हलाकू खां और अवध के सूबेदार कुतलुक खां के सहयोग से दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन बलबन ने उसके इस प्रयास को विफल कर दिया। बलबन ने उसे सफल नहीं होने दिया। ठीक है, और इस प्रकार बलबन ने अपनी कूटनीति व प्रशासनिक चातुर्य यानी अपनी चतुरता से और सैन्य संचालन से दिल्ली सल्तनत की मंगोल आक्रमण से रक्षा की। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम सीमा की भी रक्षा हो गई। चलिए आगे बढ़िए, अब आगे देखते हैं। हिंदू राजाओं की शक्ति को रोकना, तीन चीज था ना, मंगोलों से रक्षा करना और हिंदू राजाओं की शक्ति। इल्तुतमिश के कमजोर उत्तराधिकारियों की दुर्बलता का लाभ उठाकर हिंदू राजाओं ने अपनी शक्ति को पुनः सुदृढ़ करने का प्रयास किया, किंतु बलबन ने अपने सैन्य संचालन से उनके इस प्रयास को नाकामयाब बना दिया, विफल कर दिया। पूर्व में बंगाल के तुर्क शासक और कामरूप व उड़ीसा के हिंदू राजा आपस में संघर्षरत थे और इस समय उड़ीसा में गंग वंशीय नरसिंह प्रथम का शासन था, जिसने बंगाल पर कई आक्रमण किए। ठीक है, बंगाल की बात करते हैं। बलबन को बंगाल में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। वहां 2 बार विद्रोह हुआ जिसे दबा दिया गया था। अंत में कड़ा के जो इक़्तिदार हैं अरसला खां ने बंगाल पर अधिकार कर एक स्वतंत्र शासक की तरह मतलब व्यवहार करना शुरू किया और बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। करता तो था वैसे, लेकिन पूर्ण नियंत्रण उसका स्थापित नहीं हो सका। इस प्रकार नसीरुद्दीन के समय में बंगाल दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व से निकल गया। ठीक है, चलिए, नसीरुद्दीन के काल में ये दिल्ली के अंडर में नहीं था। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की बात करते हैं। बुंदेलखंड में चंदेल शासक त्रैलोक्य है ना, वर्मा और वीर वर्मा और हम्मीर वर्मा का शासन था बुंदेलखंड, और इनका राज्य विस्तार कालपी से चुनार तक था। बलबन ने 1248 ईस्वी में बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर चंदेलों के उत्तर की ओर विस्तार किया। किधर किया? उत्तर की ओर विस्तार किया। ठीक है, और बुंदेलखंड क्षेत्र पर अधिकार कर चंदेलों के उत्तर की ओर जो बढ़ रहे थे उसको रोक दिया गया। चलिए मालवा की बात कर लेते हैं। 1251 में बलबन ने ग्वालियर, चंदेरी, नारनौल और मालवा को रौंद डाला और ग्वालियर पर अधिकार नहीं कर सका। लेकिन हुआ ये कि ग्वालियर पर उसका रौंदा तो, लेकिन उस पर अधिकार नहीं कर पाया। उस समय ग्वालियर का शासक कौन था? चाहरदेव था। तो पूछ सकता है ना कि कौन था शासक, तो आपको शासकों के नाम याद रखने हैं। जैसे आपने बघेलखंड में चंदेल शासक त्रैलोक वर्मा, वीर वर्मा देखा। मालवा में कौन है? देखिए
चाहर है, चाहर देव। राजपूताना की बात करें, राजपूताना क्षेत्र में चौहान व गुहिल वंशीय शासक इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, राजपूताना, ठीक है। बलबन ने 1258 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, किंतु राजपूतों को नियंत्रित नहीं कर सका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नियंत्रण नहीं हो सका। चलिए आगे, मेवातियों का दमन। मेवात क्षेत्र के भट्टी राजपूत थे। मेवात क्षेत्र के जो भट्टी राजपूत थे वे सरकारी रसद और खजाना लूटते थे, ठीक है। ये खजाने लूटते थे, एक तरीके से डकैत, तथा मुसलमान राहगीरों से सामान छीन लेते थे। और बलबन ने क्रूरता पूर्वक मेवातियों का दमन किया और 1260 ईस्वी में मेवाती नेता मलका को बंदी बनाकर अनेक यातनाएं भी दी। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। मलका को इसने बंदी बनाया और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया। मेवातियों का दमन, ठीक है। 1260। दोआब हुआ, कौन थे ये लोग? लाइक लुटेरे टाइप के। दोआब हुआ कटेहर के विद्रोह। दिल्ली के निकट दोआब क्षेत्र, यानी दो पानियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र में राजपूतों ने विद्रोह किया और दोआब में स्थित तलसंदा के दुर्ग, जो एक हिंदू राजा के नियंत्रण में था, विद्रोह का केंद्र था। और बलबन ने 1247 से 48 में दुर्ग पर आक्रमण किया, आक्रमण करके अधिकार कर लिया और विद्रोह को दबा दिया। कटेहरों ने बदायूं व संभल क्षेत्र में विद्रोह किया और 1254 ईस्वी में बलबन ने कटेहरों पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उनका दमन कर दिया। तो आपको दिमाग में मोटा मोटा यही रखना है कि कब हुआ था, 1247 से 48, और बलबन ने दुर्ग पर आक्रमण किया था, ठीक है, तलसंदा के दुर्ग पर। और हुआ क्या था, लास्ट ये हुआ है कि बलबन ने कटेहरों पर आक्रमण करके उनका दमन कर दिया था, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 1254 मेवातियों का दोआब, ठीक है, दोआब पर कटेहर हो गए अब। और अब देखते हैं कौन है, लास्ट आ जाता है आपका नसीरुद्दीन। देखिए, नसीरुद्दीन की मृत्यु और शमसी वंश का अंत हो गया, तो उसी को देख लेना है। नसीरुद्दीन जो सुल्तान है, जो प्रतियां बेच के अपना जीवन यापन कर रहा है, अचानक मृत्यु हो गई। वह शमसी वंश का अंतिम शासक था। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन की होती है मृत्यु। उसकी मृत्यु के साथ ही इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से चला आ रहा सुल्तान व अमीरों के मध्य का संघर्ष भी समाप्त हो गया, ठीक है। बलबन सर्वसत्ताधारी सुल्तान बन गया। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बारे में इतिहासकार में मतभेद है, इतिहासकार में मतभेद है। क्या है, देखो, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बारे में तारीखे मुबारक शाही के अनुसार कहा जाता है कि सुल्तान बीमारी से मरा था। तारीखे मुबारक शाही में ये बोला गया है। इसामी ने बोला है कि अपनी पुस्तक में फुतूह सलातीन, ठीक है, फुतूह सलातीन में लिखा है कि बलबन ने नसीरुद्दीन को विष देकर मरवा दिया था। तो फुतूह सलातीन में तो लिखा है कि इसको विष दिया था बलबन ने ही, यानी जहर देके मार दिया था। और तारीखे मुबारक शाही में लिखा गया है कि वो बीमार था, तो इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। फरिश्ता बोलते हैं कि बलबन ने इल्तुतमिश के कई वंशजों का वध कर दिया, जिससे कोई अन्य उनके विरुद्ध सिंहासन का दावेदार ना बन सके। ये फरिश्ता का कहना है, ठीक है, इतिहासकार फरिश्ता। इब्न बतूता ने लिखा है कि अंत में नाइब यानी बलबन ने उसे नसीरुद्दीन को, है ना, मार डाला और स्वयं सुल्तान बन गया। तो आप फुतूह सलातीन देख लो, वो भी कह रहे हैं जहर दे दिया गया था इसको, और इब्न बतूता के अनुसार भी जहर, तो इन्होंने ये शब्द यूज नहीं किया, लेकिन हाँ ये बोलते हैं कि बलबन ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, मार डाला और स्वयं सुल्तान बन गया। नसीरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए अगला शासक बलबन बना और उसने तथा द्वितीय इलबारी वंश की स्थापना की, ठीक है। बलबनी वंश अब स्टार्ट होगा। तो आज हमने काफी लंबा वीडियो खिंच गया, जानती हूं मैं, लेकिन काफी नॉलेज भी मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।